सर डायमेंशनल एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? तो डायमेंशनल एनालिसिस किसी भी चीज का यूनिट निकालने के लिए यूज करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मेन यूज क्या है? किसी भी चीज का यूनिट निकालना। अपन ने कम से कम 8 से 9 डायमेंशन का फॉर्मूला लिखा था, डायमेंशन के फॉर्मूले से उनके डायमेंशंस ढूंढे थे, डायमेंशंस से उनके यूनिट्स ढूंढे थे। उसके बाद अगर याद हो तो अपन ने स्टार्ट किया था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस और किधर किधर यूज होता है? तो पहला पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तुम्हारे लेवल पे फिजिकल इक्वेशन मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। अपने पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। E is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, b square minus u square is equal to 2as। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस अपने पास है। मैंने दो बोर्ड पे किया था और एक होमवर्क दिया था तुमको, वो सब मैंने करने बोला था। नाउ we shift ourselves to the second use of dimensional analysis. Second use क्या है? To establish a relationship between related physical quantities. क्या करना है सर? अपने को रिलेशनशिप बनाना है किसके बीच में? जो फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड है, मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे जिनका रिलेशन अपने को ढूंढना है। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फॉर्मूला, क्या सीधा अपने को इस वजह से फॉर्मूला ढूंढना है। समझ में आ रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। किसने बोला ये फॉर्मूला होता है? अपन 10th स्टैंडर्ड तक क्या करते आए? काइनेटिक इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हाफ किधर से आया? एम किधर से आया? वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी क्यूब क्यों नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्यों नहीं आया? तो उसका रीजन है डायमेंशनल एनालिसिस। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ कैसा जुड़ा है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ कैसा जुड़ा है, कौन किसके साथ कैसा जुड़ा है, वो कौन बताता है? डायमेंशनल एनालिसिस। अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन ही है, ये एक टाइप का क्वेश्चन ही है। क्या बोला है उन लोग ने? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब पहला क्वांटिटी है पीरियड। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। दूसरा क्वांटिटी है लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 क्वांटिटीज है। उन्होंने बोला है पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो अब पीरियड बोले तो टी, लेंथ बोले तो एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो जी। इन तीनों का क्या रिश्ता होगा वो अपने को ढूंढना है। उन लोगों ने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये मुझे ढूंढना है। तो मैं बोलता हूं चलो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो मैं लेता हूं टाइम पीरियड रेज टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। मैंने पहला क्या लिया? टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब कैसे डिपेंड करता है ना, ये ढूंढने के लिए मैंने ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डाला है ए एंड बी। ये मैंने डाला है, उन लोग ने मुझे नहीं बोला है डालने के लिए। उन लोग ने मुझे सिर्फ इतना ही बोला है टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी, इन तीनों में क्या रिश्ता है वो निकालो। तो उन रिश्तों निकालने के वजह से मैंने ये पावर्स डाले हैं ए और बी। ये मैंने डाले हैं, उन लोग ने नहीं बताया है। सिंस ये मैंने डाले हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके वैल्यूज ढूंढूं। त्या लोकांनी आपल्याला काय सांगितलं? टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, ओके। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ओके। कैसे? वो मेरे ऊपर था, तो मैंने मेरे कंसिडरेशन के लिए ए और बी ऐसे पावर्स ले लिया हूं। मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैंने ए और बी लिया हूं ना, तो ए और बी का वैल्यू भी मैं ही ढूंढूं। चलो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं लिखता हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए जी रेज टू बी। मतलब ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, लेकिन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। टाइम पीरियड एल, ये भी खुश ये भी खुश एक साथ। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, टाइम पीरियड जे रेज टू बी। अपना डायलॉग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। अरे अपना डायलॉग क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है, तो सबके डायमेंशन लिख दो, सबके डायमेंशन लिख दो। ये इक्वेशन के डायमेंशन लिख दो। ये टी, टी मतलब पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, टी
टी मतलब पीरियड और पीरियड मतलब टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का डायमेंशन आएगा। टाइम मतलब L0 M0 एंड T रेज टू 1 टाइम है ना। K कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है, कभी भी याद रखना। K इज डायमेंशनलेस, चाहिए तो तुम लोग लिख भी सकते हो, चाहिए तो लिख भी सकते हो। K इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, K डायमेंशनलेस है, समझा क्या? K क्या है? डायमेंशनलेस है, तो उसको लिख दिया K डायमेंशनलेस है। ओके, तो K L रेज टू L मतलब क्या होता है? लेंथ। K का गया लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा? L रेज टू 1 M रेज टू 0 T रेज टू 0, ये किसका डायमेंशन है? लेंथ का। जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? LT माइनस 2। ये सब मैंने शॉर्टकट्स भी बताया, लॉन्ग कट भी बताया, तुमको सब मालूम है तुम्हारे पास। ओके, L रेज टू A ना, तो उसका डायमेंशन रेज टू A। G रेज टू B ना, तो G का डायमेंशन रेज टू B। समझ में आ रहा है? ओके, चलो। यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, मतलब डायमेंशन एनालिसिस का मैंने यूज किया है। अब मैथ्स थोड़ा सॉल्विंग करो। इसको वैसा रखो, L0 M0 T रेज टू 1 इज इक्वल टू, इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर मालूम रहेगा इंडाइसिस, तो A रेज टू M रेज टू N क्या होता है? A रेज टू MN। अगर इंडाइसिस मालूम रहेगा तो 1 इंटू ए L रेज टू A। मैंने बाकी का हटा दिया, टाइम पास ही नहीं चाहिए, क्योंकि M 0 इंटू A 0, T 0 इंटू A 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो छोड़ दो उसको। जो जीरो वाले हैं तो मैंने सिर्फ L को कंसिडर किया, मैंने M और T को नहीं कंसिडर किया, समझा क्या? इधर गया तो इधर 1 रेज टू B मतलब B, मैंने M को कंसिडर नहीं किया, मैंने सिर्फ L और T को कंसिडर किया। T रेज टू माइनस 2 इंटू B, तो T रेज टू माइनस 2 भी हो जाएगा। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ये ऐसा ही लिखा। अकॉर्डिंग टू इंडाइसेस मालूम रहना चाहिए, A raised to M into A raised to N, when bases are same powers are added, A raised to Mn, A raised to Mn, तो L raised to A L raised to B दोनों मल्टीप्लीकेशन में, when bases are same powers are added, A plus B। T का तो कुछ नहीं, तो T का -2 भी रहेगा। That's it। चलो कंपेयर करो, L को L के साथ कंपेयर करो, L को L के साथ, और फिर T को T के साथ कंपेयर करना। M का तो बात ही नहीं है, तो M को छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? चलो, L रेज टू 0 L रेज टू A प्लस B मतलब LL सेम, तो 0 इज इक्वल टू A प्लस B। मैंने वही लिखा है, ऑन कंपेयरिंग और L के लिए कंपेयरिंग क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू A प्लस B। ना A मिला ना B मिला। हेलो, ये A और B महीने निकाले हैं, तो मुझे इनका वैल्यू ढूंढना है, तो साला पहले में कुछ भी नहीं मिला, A प्लस बी, तो मैंने प्लस बी को वो साइड शिफ्ट कर दिया हूँ फिलहाल के लिए। M को कंपेयर करो, 0 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, तो M का है ही नहीं, तो मैं क्यों कंपेयर करूँ, जाने दो। टाइम को कंपेयर करो, 1 इज इक्वल टू -2B, तो मैंने लिखा फॉर T 1 इज इक्वल टू -2B। क्या चाहिए? B चाहिए ना, तो -2 मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या होगा? डिवाइड, तो B क्या बना? -हाफ, जो मुझे चाहिए था। B का वैल्यू मिला -हाफ। अगर B माइनस है तो A प्लस है, तो अगर B माइनस है तो A क्या है? प्लस। तो अगर B माइनस हाफ है तो A क्या हो जाएगा? हाफ। किधर से? ऊपर से। अरे मुझे A और B मिल गया है, देर किस बात की? वैल्यू डाल दो ये इक्वेशन में। T इज इक्वल टू K L रेज टू A, लेकिन A की जगह क्या आएगा? 1/2। G रेज टू B, लेकिन B की जगह क्या आएगा? -1/2। ये शायद सबको मालूम रहना चाहिए। क्या टुडे ए इज इक्वल टू -b है ना, तर a इज इक्वल टू -b, तर a इज इक्वल टू माइनस आणि b च्या जागी काय येणार? -हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ। समझा क्या? क्लियर है? ओके, सबको मालूम रहना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए रहेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ ए रहेगा तो उसको कैसा लिख सकता हूँ? a रेज टू 1/2। क्यूब रूट ऑफ ए रहेगा ना, तो उसको कैसा लिख सकता हूँ? a रेज टू 1/3। फोर्थ रूट ऑफ ए रहेगा ना, तो उसको कैसा लिख सकता हूँ? a रेज टू 1/4। समझा क्या? तो 1/2 को भी स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ ना, ऐसा तो ऐसा, तो 1/2 को भी क्या लिखा? स्क्वायर रूट। अच्छा, ये माइनस था तो इसको कितना शिफ्ट कर दिया? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ लगा है?
टी का टी, के का के, एल रेस टू हाफ, तो एल रेस टू रूट में आया और जी माइनस था तो नीचे आया तो क्या आएगा प्लस, तो नीचे रखो। तो वैल्यू ऑफ के इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड और के का वैल्यू का मिला है 2 पाई, तो टी इज इक्वल टू के जगह है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। मतलब अपने को क्या रिश्ता मिला, मुझे ये रिश्ता मिला कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। ये इधर का स्टेप इंपॉर्टेंट है, माइनस आपको नीचे शिफ्ट करो, दोनों हाफ ऑफ है, इसके लिए क्या आया अंडर रूट आया। एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? देता हूँ तुमको ये भी कॉपी करने, फिलहाल ध्यान दो। बंद करून टाकते। ओके, द थर्ड and very much important parameter from units of dimension analysis, उन लोग क्या बोल रहा है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन units of same physical quantity, units of same physical quantity in two different system। सर नहीं समझते? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके किसके साथ मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। किसका? यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब समझो इधर भी मास है तो इधर भी मास चाहिए, लेकिन टू डिफरेंट सिस्टम्स। अपने पास चार सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। एसआई का तो इंटरनल स्टोरी है, एसआई इज इक्वल टू एमकेएस, छोड़ दो उसको। एफपीएस आजकल चलता नहीं है, और एफपीएस चलता तो सिर्फ ब्रिटिश में चलता है, इंग्लैंड में चलता है। तो बच्चे कौन? दो, बड़ा भाई छोटा भाई, एमकेएस और सीजीएस। तो तुमको यही चाहेगा मास, मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपको किसने बोला 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम? किसने बोला? 100 ग्राम क्यों नहीं? मास और मास, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का। लेंथ का लिया, लेंथ, इधर भी लेंथ, इधर भी लेंथ। 1 मीटर इज इक्वल टू, तुम लोग को किसने बोला 100 है? आज तक अपन सिर्फ पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन तुम लोग को किसने बोला? बिकॉज यू वर एट स्कूल लेवल। समझा क्या? तुम लोग बच्चे थे, तुम लोग को तो अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आएगा, तो ये अभी अपन 11th में पढ़ेंगे। एक कोणी सांगितलं 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम क्यों नहीं? तो जब सेम फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और यूनिट्स अलग होते हैं, तो उसमें कैसा 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, वो सब चीजें तुम लोग ढूंढोगे। और अब भी तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इच क्यू, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इच क्यू। यही टॉपिक है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। समझ में आ रहा है? चलो, उन लोग ने अपने को बोला है, लेट अस सपोज एंड फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर of energy in two different units and in two different system। मतलब 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ज। जैसा मीटर और सेंटीमीटर कैसा होता है, वैसा ही जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ज। समझ में आ रहा है क्या? अर्ज भी बोलते हैं, अर्ग भी बोलते हैं, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पेलिंग याद रखो। और पहले ये बात याद रखो कि यूनिट किसका है, तो ये यूनिट किसका है? एनर्जी का यूनिट है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो एक्स क्या हुआ? 1000। तो वही अपने को एक्स ढूंढना है कि जूल से अर्ग में जाने के लिए, जूल से अर्ग में जाने के लिए अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सिंस, मैं लिखता हूं सिंस बोथ जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी
डायमेंशन क्या है एनर्जी का, दोनों एनर्जी के ये अपन यूजेस ऑफ डायमेंशन कर रहे हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस का एनर्जी, तो एनर्जी का तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने तुमको शॉर्टकट भी दिया है, समझ में आ रहा है क्या। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, m1 l2 t-2, नहीं आता है तो तुमको ढूंढना पड़ेगा कैसा सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम का कितना आएगा m1 l0 t0 और v का कितना आएगा l1 m0 t-1 रेस टू स्क्वायर, तो कैसा आएगा इधर m रेस टू 1 आएगा इधर से, और इधर से कैसा आएगा l रेस टू 1 l रेस टू 2 और t रेस टू -2, और ये मिलके क्या हो गया फिर L2 M1 T-2, और मैंने पहले उसको लिख दिया L2 M1 T। तुमको मैंने शॉर्टकट भी दिया था, वेट वेट गीला, वर्क एनर्जी टॉर्क, बराबर कि नहीं, वर्क एनर्जी टॉर्क ऐसा शॉर्टकट दिया था, उधर से आया, नहीं आता है शॉर्टकट तो सीधा वो फुल फॉर्म लिखने का, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर, और उधर से एनर्जी का डायमेंशन लेने का। समझ में आ रहा है क्या, ये सब पढ़ाया हूँ मैंने। ओके क्लियर है, चलो सर डायमेंशन क्यों लिया, अरे पागल ये दोनों किसके हैं, एनर्जी के, तो मैंने वो भी लिखा है, सिंस जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी का डायमेंशन है, डाल दो डाल दो, तो इधर क्या आएगा 1 इंटू जूल, जूल किसका है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है L2 M1 T-2 इज इक्वल टू x, x इंटू अर्ग भी एनर्जी का है, तो L2 M1 T-2, मैंने क्या कर दिया इसमें डायमेंशंस डाले, 1 जूल, जूल किसका होता है, जूल एनर्जी का डायमेंशन, तो 1 इंटू एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स इंटू अर्ग, अर्ग भी किसका होता है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन। अभी अपन क्या चतुर है, डायरेक्ट कट कट करेगा और एक्स इज इक्वल टू 1 बोल देगा, ऐसा नहीं करते हैं, समझा गया। जो हमेशा हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, समझ में आ रहा है क्या, हमेशा याद रखो, let us consider suffix 1 for MKS and 2 for CGS, मतलब let us consider suffix 1, 1 पकड़ो किसको, MKS को, मतलब जूल MKS वाला है ना, तो इधर क्या आएगा 1 1 1, CGS के लिए क्या आएगा 2 2 2, समझ में आया, हमेशा हमेशा MKS के लिए क्या पकड़ने का 1, CGS के लिए क्या पकड़ने का 2, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अभी क्या ढूंढना है x ना, तो x को रख आजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में, x के साथ ये मल्टीप्लाई है, x के साथ ये मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होएगा डिवाइड, 1 इंटू सेम थिंग रहेगा, तो इधर क्या बचेगा L1 रेस टू 2 M1 रेस टू 1 T1 रेस टू -2, इधर ये बचा, नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा L2 रेस टू 2 M2 रेस टू 1 T2 रेस टू -2, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x, बराबर, ये मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या होगा डिवाइड, अभी अच्छे से लिखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये L1 2 है ना दोनों का पावर, तो एक साथ लिख देता हूं L1 अपॉन L2 रेस टू 2 इंटू M1 अपॉन M2 रेस टू पावर सेम है 1 इंटू T1 अपॉन T2 रेस टू -2, पहला जब मल्टीप्लाई में था तो मैंने इधर किसको लाया डिवाइड, लेकिन दोनों का पावर सेम है 2 2, तो एक ही साथ घसीटा, 1 1 एक ही साथ घसीटा, -2 एक ही साथ घसीटा, समझा गया। चलो अब इम्पोर्टेंट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, समझा क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो तो क्या है ऐसा, लेंथ 1, अभी लेंथ 1 मतलब लेंथ, लेकिन 1 किसका है MKS का है, तो लेंथ 1 में, अर्थात लेंथ MKS में कौन से में रहता है, मीटर में, अरे लेंथ किस में रहता है मीटर में, तो ऊपर आएगा मीटर, अपॉन लेंथ सेकंड में, सेकंड क्या है CGS, लेंथ CGS में कैसा रहता है सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है क्या,
लेंथ इन वन मतलब लेंथ वन मतलब एमकेएस, तो लेंथ एमकेएस में किस में रहता है? मीटर में। लेंथ सीजीएस में किस में रहता है? सेंटीमीटर में। इधर मास, मास वन में किस में रहता है? केजी, और मास टू में किस में रहता है? ग्राम। टाइम किस में रहता है? सेकेंड, और उसमें भी किस में रहता है? सेकेंड रेज टू माइनस टू। उसके बाद वेरी 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 वापस से इंपॉर्टेंट, ये दो स्टेप काम भारी कर देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह कितना लिखूंगा मैं? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सर आप ये क्यों कर रहे हो? कट करने के लिए, किसी को तो कट करना पड़ेगा ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर रखा। नेक्स्ट 1 केजी, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और नीचे क्या रखा? ग्राम रखा रेज टू 1। सेकेंड तो सेकेंड, ये कट नहीं होएगा। अरे लेकिन इन लोग खुद कट होएगा ना, सेकेंड सेकेंड कट। इन लोग खुद कट होने के बाद क्या बचा इधर? 1 रेज टू माइनस टू। अभी अभी देर किस बात की? अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, तो बचा क्या सर जी? तो बचा क्या सर जी? वो लिखो। therefore x is equal to 100 रेज टू 2। तो 100 को 100 रेज टू 2 ना, बराबर ना। तो इधर आएगा 100 रेज टू 2 इंटू, इधर क्या बचा? 1000, इधर क्या बचा? 1000 रेज टू 1, और इधर 1 रेज टू कुछ भी नहीं, मतलब 1 ही। समझा क्या? 1 रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1। अच्छा, therefore x इज इक्वल टू 100 को कैसा लिख सकता हूं मैं? 10 का स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर कि नहीं? 100 को कैसे लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर और का स्क्वायर। ओके, और इसको कैसा लिख सकता हूँ? 10 रेज टू 3। इसको कैसा लिखा? 10 रेज टू 3। क्लियर है? क्लियर है? ये नहीं समझ में आता है, छोड़ दो इसको। 1000, 1000 का स्क्वायर कितना होता है? बराबर, और ये कितना आएगा? बराबर। चलो अभी इसको लिखो फिर, 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 3। ये तो आता ही है लिखने के लिए। बेसिस आर सेम, आवर्स आर एडेड। 10 रेज टू 4 प्लस 3 मतलब 10 रेज टू, और हक से अभी मैं लिख सकता हूँ। समझा क्या? हक से क्या लिख सकता हूँ? नाउ नाउ 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ज। ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। कौन? एसआई यूनिट एमकेएस, एमकेएस यूनिट सीजीएस में। ये तो उल्टा पुल्टा चलते रहेगा, लेकिन अभी एनर्जी के हिसाब से अगर 1 जूल को सीजीएस में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 रेज टू 7। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो ये पहला पीछे का कॉपी करो, और फिर टू टेस्ट द गुड डेज बैक अगेन। अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, अपन ने पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज द डायमेंशन? स्क्वायर ब्रैकेट्स में एल एम टी रेज टू द पावर दिस कॉल्ड एज डायमेंशन। फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ा। डायमेंशन किसके लिए होता है? यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके लिए यूज करते हैं? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए। फिर सेकेंड टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा? एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और अभी थर्ड अपन पढ़ेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब इसके भी कुछ ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट्स है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन, लिमिटेशन का दूसरा वर्ड होता है ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन का दूसरा वर्ड होता है ड्रॉबैक्स, और सबको मालूम है ड्रॉबैक्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। ड्रॉबैक्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब अभी कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। वो क्या कमियां है वो अपन ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब डायमेंशनल एनालिसिस इतना अच्छा है, उससे इतने इतने अच्छे बातें हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एवरीवन विद मी, पेज नंबर 8। पहला सिर्फ ध्यान दो, बाद में सब लिखना है। पेज नंबर 8, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिखा है उधर? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला यूज क्या लिखा है?
द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पीछे जाओ, अपन ने लिखा था t इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट, हाँ, t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट एल जी। अपन ने डायरेक्ट लिख दिया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2 पाई, समझ में आ रहा है। एंड देयरफॉर अपन ने फॉर्मूला लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो तुमको कैसा मालूम 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा? यही तो इसका ड्रॉबैक है। तो अपन डायमेंशनलेस, हाँ उन्होंने क्लियर किया है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब अगर नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा जिसका कोई डायमेंशन ना हो वो ढूंढना मुश्किल है। सर मतलब ऐसे भी कोई कांस्टेंट होता है क्या जिसका डायमेंशन है? जी हाँ, ऐसे भी अपने पास कांस्टेंट्स है जिनका डायमेंशन है। बहुत जमाने पहले 10वीं में चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, उसका जी का डायमेंशन रहता है। मतलब जो दिग्गज लोग रहते हैं ना, दिग्गज लोग जिनका नाम रहता है, नाम, उनका कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। वो बात की बात। पहला जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस मतलब क्या सर? डायमेंशनलेस मतलब क्या? तो डायमेंशनलेस, सर डायमेंशनलेस म्हणजे काय? डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन ही नहीं है। l रेज टू 0, m रेज टू 0, t रेज टू 0। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ढूंढ सकते हैं। मतलब ड्रॉबैक ही हो गया ना, आज मुझे मालूम था इसके लिए मैंने 2 पाई लिख दिया, तुमको नहीं मालूम रहेगा तो तुम 4 पाई लिखोगे। मतलब ये पहला उसका ड्रॉबैक हो गया कि साला एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चलेगा, डायरेक्ट देख के नहीं पता चलेगा। सेकेंड, dimension analysis cannot be used to derive the relations involving trigonometry, exponential and logarithm। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, लॉग, समझ में आ रहा है? नॉट एप्लीकेबल। इसमें क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं चलता है यार, इसमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं चलता। एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर में चढ़ेंगे ना, पावर में e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, उधर भी नहीं चलेगा। लॉगरिथम, जिधर भी लॉग आएगा उधर भी डायमेंशन एनालिसिस नहीं चलेगा। तो ये इसका सेकेंड ड्रॉबैक हुआ। ड्रॉबैक मतलब नेगेटिव पॉइंट। एक्चुअली चलना चाहिए। मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ वो सारे जगह एप्लीकेबल हो। मैथ्स में गुस्सा क्यों आता है? एक सम के लिए अलग फॉर्मूला, दूसरे सम के लिए अलग फॉर्मूला, तीसरे सम के लिए अलग फॉर्मूला, मजा नहीं आएगा। हाँ लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइज होते हैं, एक ही फॉर्मूला डालो, चारों सम सेम है, उधर कितना मजा आता है अपने को, वही रहता है। डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा अपन ने, लेकिन अभी उसके ड्रॉबैक्स भी अपने को सहन करना पड़ेगा। पहला ड्रॉबैक उसका ये है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है, डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो और वो चेंज हो सकता है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस जो रहेंगे उसमें डायमेंशन एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल, नहीं चलेगा। थर्ड, ये देखो जिसके बारे में बात कर रहा था, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब f इज इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर। सर नहीं समझा है? ये देखो मैं बताता हूँ। न्यूटन लॉ, न्यूटन ने क्या बोला था? फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ masses is and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अपन क्या करता था? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ, बराबर की नहीं? तो g m1 m2 अपॉन क्या ढूंढता था? r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ। वेयर g सबको बच्चे को मालूम है, वेयर g को क्या बोलते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर। अभी मुझे सिर्फ जी चाहिए, जी, तो जी को रख बाजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में। देयरफॉर जी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एफ आर स्क्वायर m1 m2 मल्टीप्लाई, तो m1 और m2 किधर आया? नीचे, बराबर की नहीं? मेरे को सिर्फ g चाहिए, g, तो आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई f इंटू आर स्क्वायर और m1 m2 नीचे आके डिवाइड। चलो ढूंढो। देयरफॉर g इज इक्वल टू f का डायमेंशन क्या होता है? m l t माइनस 2 इंटू लेंथ r है ना, r मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ रेज टू स्क्वायर
ये मास का क्या रहेगा m, और ये भी मास है तो इसका भी क्या रहेगा m। चलो therefore g इज इक्वल टू, अभी डायरेक्ट करता हूँ, एक एम क्या हो जाएगा कट, ये m है ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा m रेस टू माइनस वन, ये क्या है l रेस टू वन, ये क्या है l रेस टू टू, तो इधर क्या बन जाएगा l रेस टू थ्री, और इधर क्या बन जाएगा t रेस टू माइनस। मतलब देखो ये कांस्टेंट है लेकिन ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका डायमेंशन है। और ताजुब की बात यह है कि अपने को एमसीक्यू में भी इसको पूछते हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। समय उन्होंने दिया नहीं है क्योंकि तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ोगे, मैं इस तुमको पढ़ाऊंगा, तो ग्रेविटेशन में अपन पढ़ने वाला है इसके बारे में, लेकिन फिलहाल भी मैंने तुमको लिख के दे दिया, तो अगर बुक में सही है लिखना रहेगा तो बाद में कॉपी करके लिख लेना, ऐसा ऐसा मत लिखना, वो पूरा पूरा सेंटेंस ही तुमको लिखना है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें से कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स रहेंगे तो लिख सकते हो, लेकिन बुक में तुमको टेक्स्ट बुक में से लिखना है, पूरा पूरा मार्क करना। समझ में आ रहा है? पहला भी लिखा, दूसरा भी लिखा, तीसरा, तीसरे का उतना ही लिखने का। पहला पहला तीन, द मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या? और डायरेक्ट लास्ट का लिखने का, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी g इज नॉट डायमेंशनलेस, अर्लियर मेथड विल नॉट वर्क, और सीधा g का डायमेंशन लिख देने का। चलो फोर्थ, if the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about the presence using dimensional equation। सर अभी ये क्या नया है, ये क्या नया है तो ध्यान दो इधर, ये क्या नया है। फोर्थ, अपन डायमेंशन इक्वेशन है, अपन ने जो फर्स्ट यूज किया, क्या किया, p इज इक्वल टू यू प्लस एटी, p इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये जानने के लिए अपन ने क्या किया, v का डायमेंशन निकाला, बराबर, v का डायमेंशन निकाला, v का डायमेंशन कितना मिला, एटी माइनस वन, u का डायमेंशन मिला, u का डायमेंशन में कितना मिला, एटी माइनस वन, एटी, एटी का भी डायमेंशन कितना मिला, एल टी माइनस वन, सॉल्व करके, बराबर। तो अपन ने क्या बोला, तीनों का डायमेंशन सेम रहता है, ऑल द डायमेंशंस ऑफ द टर्म्स आर सेम, देयरफॉर इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा अपन ने बोला था। समझो समझो, अगर u है ही नहीं तो इधर से भी u का हट जाएगा, तो क्या बचेगा, p इज इक्वल टू एटी। अरे लेकिन इधर का भी डायमेंशन सेम, इधर का भी डायमेंशन सेम, तो तुम लोग क्या लिखोगे, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझा क्या? तो ये इसका ड्रॉबैक है, क्या, कि दो इक्वेशन है, अभी v इज इक्वल टू एटी का हिसाब, v इज इक्वल टू यू, प्रेजेंस u है नहीं है मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन रूल्स के हिसाब से तो ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं, और रूल वन के हिसाब से अगर दोनों सेम डायमेंशन रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन क्या रहेंगे, डायमेंशनली करेक्ट। बट इधर ये ड्रॉबैक है कि अगर कोई मौजूद है या कोई नहीं मौजूद है तो प्रॉब्लम हो जाता है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? क्या चारों के चारों तुम लोग को समझे? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करना, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखो तुम्हारे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके चलो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये अपन ने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, पढ़ा है कि नहीं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल इंग्लिश के लिए पब्लिक बोलता है द वैल्यू इज एक्यूरेट, द वैल्यू इज प्रिसाइज। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों, ये तुम लोग को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैंने, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों को क्या रहता है, सेम। अगर मैं नॉर्मल पूछूंगा ना इंग्लिश में कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का फर्क क्या रहता है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना, 99% लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या गैप है। समझा गया? सिर्फ इंग्लिश बोलना इज नॉट इंग्लिश, यू गॉट टू अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज। समझा क्या? कुछ चीजें होती है जिनका एग्जैक्टली तुमको मीनिंग बताना आना चाहिए। एक्यूरेसी और प्रिसीजन वैसे है तो वो बहुत हैंड इन हैंड अल्टरनेटिव है एक दूसरे के, लेकिन फिजिक्स के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा उनका फर्क होता है, ये मैं तुमको बताना चाहता हूँ। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और शायद तक मैंने पहले ही बता दिया तो थोड़ा फास्ट जाता हूँ। समझो 2.50, 2.50 ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो आंसर चाहिए, समझ में आ रहा है, ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल आंसर।
ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल आंसर जो मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और एक्सपेरिमेंट्स करते करते मुझे बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? 2.47, 2.49, 2.52, 2.56 और 2.60, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इसके पहले मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने मैथ्स में, साइंस में एक रेंज नाम की चीज होती है। रेंज, रेंज ऑफ मेजरमेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अपन जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी कैलकुलेशन यूज करते हैं, वो सारे अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो रेंज ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा आंसर 25, मतलब इसको ही पकड़ो, चलो 2.50 का रहता है, तो तुम्हारा रेंज क्या रहता है? तुम्हारा रेंज क्या रहता है? -0.5 आणि +0.5, ये तुम्हारा रेंज होता है। ये तुम्हारा क्या रहता है? रेंज। -0.5 से लेके +0.5 तुम्हारा रेंज होता है। इसके अंदर सारे आंसर चलेंगे। मतलब 2.50 -0.5 मतलब कितना हुआ? 2.45 से लेके 2.55। ऑल आंसर्स आर एप्लीकेबल, ऑल आंसर्स विल बी अलाउड, ऑल आंसर्स विल बी अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? भले तुम्हारा तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या है? 2.50। तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या है? 2.50। लेकिन तुमको अगर 2.45 मिलता है तो भी राइट मिलेगा, 2.54 मिलता है तो भी राइट मिलेगा। 45 और 55 के बीच में जितने भी वैल्यूज है सब अलाउ। पॉइंट, हाँ पॉइंट। मैं 2 पॉइंट ये नहीं बोला हूँ, हाँ, नहीं तो पब्लिक तो 5 मतलब और 5 कम भी करेगा, 20 और 30 के बीच में लिखेगा नहीं है। हाँ चलो, तो उसके हिसाब से कौन कौन गया? ये गया, ये गया, ये तीनों बच्चे हैं, बराबर कि नहीं? समझा कि नहीं? हाँ, तो इसके हिसाब से कौन कौन गया? ये गया, ये बहुत लंबा है, ये भी गया, कौन कौन? ये तीनों है। समझ में आया? पर ये भी चल जाएंगे, ठीक है चलो। अभी all values close to the actual value, all values close to the actual या true value are called as accurate values, are called as accurate values। ऑल वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल और द ट्रू वैल्यू मतलब इन लोग सब लोग को क्या बोला जाएगा? एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि उससे नजदीक है। लेकिन द मोस्ट क्लोजेस्ट, the most closest value is called as precise value। सबसे क्लोजेस्ट जो रहेगा ना वो प्रिसाइज वैल्यू हो सकता है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन है? 2.49, तो 2.49 क्या हो गया? प्रिसाइज वैल्यू। अच्छा, हमेशा पीछे का नहीं रहता, हमेशा आगे का भी रहता है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने तुमको बोला था 12 रुपए की चीज रहेंगी तो अपन हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। 12 रुपए की चीज रहेंगी तो 2 रुपए छोड़ दो ना अंकल, 10 रुपए ले लो। लेकिन जब 8 रुपए की चीज रहती है तब अपन कभी नहीं बोलते अंकल 2 रुपया ले लो, 10 रुपया रख लो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हम लोग अपना फायदा देखते हैं। तो नहीं, पीछे रहेगा या आगे रहेगा, दोनों वैल्यूज चलता है। समझ में आ रहा है? तो एक्यूरेट वैल्यूज क्या है? सारे क्लोज वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। और एक्यूरेट में से जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज वैल्यू। अरे उसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज वैल्यू। एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? एंड open your books, open your books to page number 8, keep marking। ओके, नीचे 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 एक्यूरेसी मिला सबको? नाइन्थ लाइन पेज नंबर 8 राइट हैंड साइड, नाइन्थ लाइन एक्यूरेसी। समझा गया? मार्क करना। Accuracy is how close a measurement is to the actual value of that quantity।
ठीक है. These measurements may be precise, meaning that multiple measurement give nearly identical. Okay. In actual measurement and observation may be both accurate and precise. दोनों हो सकता है या neither accurate nor precise. The goal of the observer. जो एक्सपेरिमेंट, ये कुछ मत करना. जो कुछ जो भी आदमी रहेगा जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता रहेगा उसका गोल क्या रहेगा? क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज. अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे तो वो अच्छे क्वालिटी का हो, जुना पुराना नहीं हो, क्योंकि जैसा जुना पुराना होते जाएगा वो वैसे उसका मेजरमेंट रीडिंग में प्रॉब्लम आते जाएगा. सेकेंड, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट. आदमी शातिर होना चाहिए, गधा नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने वाला. नहीं को अच्छा नया कैमरा दिया लेकिन साले को फोटो ही खींचने नहीं आता है तो मतलब ही नहीं है. मतलब अपने को इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा चाहिए और आदमी भी अच्छा चाहिए, पहली बात. थर्ड, द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट. तुम लोग कौन सा मेथड यूज करते हो? समझ में आ रहा है? कोई भी किसी फोटो निकालने के लिए कौन सा तुम लोग मेथड यूज करते हो? तेरे कैमरा से भी वही फोटो आएगा, मेरे कैमरे से भी वही, लेकिन दोनों के कैमरे के बीच में कुछ तो क्वालिटी रहेगा, जो अपन फोटो खींचने का एक टेक्निक रहेगा वो. एंड फोर्थ, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट. कोई मुझे धक्का मारेगा, कभी हवा आएगा, कभी ज्यादा लाइट रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा ना फोटो खींचने. तो ऐसा, तो जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा ना, जो भी ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट करेगा ना, उसको ये चार चीज याद रखना चाहिए. समझ में आ रहा है? चाहिए तो वो मार्क करो. पॉसिबल अनसर्टेनिटी मार्क करो उसको. पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन में अराइज ड्यू टू. अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब ये बोल के नहीं होते हैं, ये हो सकते हैं या हो जाते हैं. समझ में आ रहा है क्या? पहला क्या है? क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. दूसरा क्या है? स्किल ऑफ द पर्सन. तीसरा क्या है? मेथड यूज. और चौथा क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट. एरर्स इन मेजरमेंट. क्या लिखा है नीचे? एरर्स इन मेजरमेंट. मार्क करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क करना. एरर्स, एरर्स मतलब क्या रे? गलतियां. एरर्स मतलब मिस्टेक्स, फॉल्ट. समझ में आ रहा है क्या? उसको थोड़ा अच्छा वर्ड दिया, एरर्स. तो उसका डेफिनेशन लिखता हूं. फॉल्टी मेजरमेंट्स. अभी अपन फिजिक्स कर रहे हैं ना. फॉल्टी मेजरमेंट्स, फॉल्टी मेजरमेंट्स लीड्स टू एरर्स. एक बात याद रखो, फॉल्टी मेजरमेंट्स लीड्स टू एरर्स. मतलब मेजरमेंट करते टाइम अगर मेरे से गलतियां हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? एरर्स. गलती किसके किसके वजह से हो सकती है? अगर इंस्ट्रूमेंट बराबर नहीं रहेगा तो, आदमी बराबर नहीं रहेगा तो, एक्सटर्नल फैक्टर्स बराबर नहीं रहेगा तो, और मेथड ही नहीं बराबर यूज किया रहेगा तो उस चीजों से मेरे से गलतियां होंगी. एंड फॉल्टी मेजरमेंट, मेजरमेंट करते टाइम जो मेरे से गलतियां होती है, फॉल्ट होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? एरर्स. समझ में आ रहा है? फॉल्टी मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट, मेजरिंग करते टाइम, कुछ काम करते टाइम अगर मेरे से गलतियां हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एरर्स. एम आई प्रीटी मच क्लियर? एरर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक बात याद रखना, एरर्स, एरर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. समझ में आ रहा है? एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. और एक क्या होता है? रैंडम एरर. एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक क्या होता है? रैंडम एरर. समझ में आ रहा है क्या? सिस्टमैटिक एरर खुद इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. समझ में आ रहा है क्या? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर. पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर. फिर क्या दिया है? एरर ड्यू टू टेक्निक. टेक्निक वाला एरर, टेक्निक एरर. और तीसरा क्या है? पर्सनल एरर. और तीसरा क्या है? पर्सनल एरर. पहला सब समझाता हूं फिर तो अपन मार्क करते हैं. एरर्स क्या होता है ये तो अपन ने समझ लिया. एरर्स फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर गलतियां हो रही है, मेजरिंग करते टाइम कुछ फॉल्ट हो रहा है, मेजरिंग करते टाइम मिस्टेक्स हो रहा है, तो वो बाद में जाके मुझे क्या देगा? एरर्स. एरर्स मतलब भी क्या? गलतियां. वो गलतियां मुझे स्टार्ट में ही अगर मैंने ढूंढा ना तो बहुत अच्छी बात होगी. नहीं तो एक गलती फिर दूसरी गलती, कैसे अपन बोलते हैं एक झूठ छुपाने के लिए अपने को 100 झूठ बोलना पड़ता है, वैसा एक गलती को अगर अपन ने नजरअंदाज किया ना तो वो गलती के बहुत सारे बड़े बड़े गलती होकर तुम लोग को लास्ट में बहुत बड़ा आंसर ग्लिच मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा. तो उसको क्या बोलेंगे? एरर्स. अब ये एरर्स दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर.
सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या? तो पढ़ो, मार्क करना. Errors in measurement. Faulty measurements of physical quantities can lead to errors. The errors are divided into following two categories: systematic error and random error. Systematic error क्या होता है? मार्क करना. Systematic errors are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy. Bracket close. इंग्लिश अगर समझ में आती रहेंगी तो मुझे उसको कौन समझा सकता है? थोड़ा एक बार पढ़ो और मुझे वो समझाओ. इंग्लिश अगर आती रहेंगी तो क्या लिखा है उसमें? System errors are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy. म्हणजे काय? Okay. Anyone else? Okay, pay attention here. Systematic errors. देखो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, गलतियां जो होती है ना, गलतियां जानबूझ के नहीं करते कोई ना लोग, कोई ना कोई हो ही जाते हैं. हाँ, कोई कोई रहते भी है जानबूझ के करने वाले, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऐसे रहते हैं जो जानबूझ के नहीं गलतियां करते यार, हो जाती है. वही तो है सिस्टमैटिक एरर. इंग्लिश समझो क्या लिखा है. इंग्लिश बोलता है सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस. नॉट डिटरमाइंड बाय चांस मतलब मैं जानबूझ के ये गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो जाती है. तुम लोग बोलते हो ना हमेशा अपन रीजन, सर मला करायचं नव्हतं पण झालं, मेरे को उससे बात नहीं करने का लेकिन मैंने कर दिया, सर मुझे उसको ये नहीं करने का था लेकिन मैंने कर. समझ में आ रहा है क्या? सिस्टमैटिक एरर्स मतलब दे आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस. बाय चांस, बाय चांस मतलब जानबूझ के कोई गलती नहीं करता लेकिन हो जाती है बाय इनएक्यूरेसी. माझा हेतु, मेरा एम, मेरा सपना गलती करना नहीं होता है लेकिन हो जाती है. ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर. ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर्स. Systematic errors are further divided into three parts: instrumental error, technical error और personal error. Instrumental error. Instrumental error मतलब क्या? जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट वही गलत है, मेरी गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की गलती है. सर म्हणजे एक नॉर्मल स्केल है, अपने को मालूम है स्केल किधर से मेजर करते हैं? जीरो से. स्केल किधर से मेजर करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं. समझा क्या? समझो मेरा 0.1, 0.1, 0.2, 0.4 तक टूटा ही रहेगा, तो फिर तुम्हारा थोड़ी गलती है. प्लस माइनस कर सकते हो वो बात अलग है, लेकिन मेजर करने में प्रॉब्लम है. थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर एग्जैक्टली 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होएगा तो मजा आएगा. तुम्हारा कितना बुखार है मेजर करने के लिए, पहला ही 5 डिग्री और 10 डिग्री तुम लोग को बताएंगा. तुम लोग मुंह में डालोगे थर्मोमीटर और तुम लोग को आएगा 105 डिग्री, पागल हो जाओगे. लेकिन एक्चुअल कितना रहेगा तुम्हारा? 95, लेकिन तुमको दिखा रहा है कितना है? 105. तुम्हारा गलती है क्या? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का कैलिब्रेशन ही जीरो पे नहीं था. कैलिब्रेशन मतलब स्टार्ट, कंपैरिजन का स्टार्ट. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब तुम्हारा गलती नहीं होता है और इंस्ट्रूमेंट का गलती होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर. एक्सपेरिमेंट ड्यू टू टेक्निक. तुम लोग आज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मैं आज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दोनों में फर्क रहेगा, बराबर की नहीं? तुम लोग एक सम सॉल्व करो और एक मैं सम सॉल्व करता हूं, सबसे फास्ट कौन सम सॉल्व करेगा? क्यों? थोड़ा एक्सपीरियंस है. तो एक्सपीरियंस यूज करने के बाद जो टेक्निक होती है, टेक्निक, एक्सपेरिमेंट जो भी तुम लोग करोगे ना उसकी टेक्निक होती है. टेक्निक अच्छे अच्छे लोग कॉलेज में जाकर समझेंगे. अपने को टीचर से अच्छा, अपने टीचर से अच्छा प्यून लोगों को एक्सपेरिमेंट्स मालूम रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को जिंदगी में वही देखते हैं 10 साल 15 साल. और एक ऐसा भी टाइम आता है कि उन लोग टीचर से भी अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं. तुम लोग जो काका लोग रहते हैं ना अपने लेबोरेटरी में, उन लोग वही देखते हैं हर बार. तो ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, ये जो टेक्निक होती है काम करने की, वो बहुत मायने रखते हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो वो टेक्निक में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो टेक्निकल एरर. मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मेरी टेक्निक भी सही है, लेकिन साला आदमी में ही फ्रॉड है, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर. मतलब मेरे देखने में प्रॉब्लम, मैं कान्या हूं तो प्रॉब्लम आ रहा है देखने में. पार्टनर ने बोल दिया मेरे को 0.3542, मैंने लिखा 0.3425, लग गए. सुनने में प्रॉब्लम है. तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर. अरे क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर मतलब
बाय चांस, जानबूझ के नहीं करना, हो जाती है। और वो किसकी वजह से होती है? इंस्ट्रूमेंट के, टेक्निक के, पर्सनल। अभी मैंने खातिरदारी की कि ये सारी गलतियां मैं नहीं करूंगा। मैंने देखभाल किया कि मेरा इंस्ट्रूमेंट भी बराबर है, मेरी टेक्निक भी बराबर है और मेरा आदमी भी सही है। ये सब देखभाल करने के बावजूद अगर फिर भी गलती होती है तो उसको बोलेंगे रैंडम एरर। तो क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में लेफ्ट हैंड साइड में है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू टेक्निक, पर्सनल एरर। पूरा पूरा गधे जैसा पैराग्राफ मत लिखो, थोड़ा 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 थोड़ा, 3-4 लाइन और नीचे है रैंडम एरर। जो मैंने समझाया वही है, समझ में आ रहा है? कि अपने अपने ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन टेक्स्ट बुक मधनं मार्क करा आणि लिहा। समजलं काय? क्लियर है? बंद कर दे। ए